हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट वन में ये क्लास ट्वेल्थ है में आपका ये पार्ट वन केमिस्ट्री में ये चैप्टर आपका 9 है, जिसमें उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप देख रहे थे कार्बोक्जिलिक एसिड, वो चल रहा है अभी, उसमें कुछ पार्ट बचे हैं तो उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यौगिक इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे देखने को मिलेंगे जो उप सहसंयोजी ये बंध बनाते होंगे। तो ये योगात्मक यौगिक भी इसमें देखेंगे हम लोग। उप सहसंयोजन देखिए, उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित प्रमुख शब्द एवं उनकी परिभाषाएं, लिगैंड के प्रकार देखेंगे। उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित परिभाषिक शब्द देखेंगे। समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल क्या होता है, समन्वय बहुफलक क्या है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं, ये और केंद्रीय धातु परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न होता है उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण, उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, उप सहसंयोजन यौगिकों में बंध, उप सहसंयोजन यौगिकों का अस्थायित्व, उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व। ठीक, ये एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं जिससे अच्छे से आपको ये दिखे। तो देखें, ये आज आपका टॉपिक जो है ये पढ़ना है। और योगात्मक यौगिक देखेंगे, एक एक करके सब देखेंगे। तो देखिए, योगात्मक यौगिक क्या होता है। जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक, जब या तो दो रहे या फिर दो से अधिक क्या सरल अस्थायी यौगिक के आणविक अनुपात में, आणविक अनुपात मतलब उनके अणुभार के अनुसार उनका अनुपातिक मान लेंगे, उसको मिश्रित करके क्या करते हैं, वाष्पित किया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप तब नवीन स्टाइकोमेट्रिक पदार्थों के क्रिस्टलन प्राप्त होते हैं। स्टाइकोमेट्री क्या है, स्टाइकोमेट्री क्या है, तो जैसे आप बैलेंस करते हैं कोई रिएक्शन, मान लीजिए कि ये रिएक्शन है, ठीक, इस रिएक्शन में अब यहाँ K2SO4 एक है, Al2SO4 के एक अणु है, तो यही जो नंबर आप सामने लिख करके बैलेंस करते हैं यही स्टाइकोमेट्रिक है। कोई पूछे K2SO4 का रस समीकरण मिति क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ 1 है। Al2SO4 होल थ्राइस का क्या है, 1 है। H2O का पूछा जाए तो 24 है। ठीक, यही स्टाइकोमेट्रिक है। अब देखिए, इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं और इनके निम्न उदाहरण यहाँ देखने को मिलेंगे कि योग करके यहाँ आप बनाते हैं। यहाँ चेक करिए, देखिए K2SO4 को, Al2SO4 होल थ्राइस को और 24 H2O को आपने क्या किया, इनका योग किया है। देखिए बीच में प्लस प्लस देखने को मिल रहा होगा। योग करके फिर आपने क्या बनाया, यहाँ आपने पोटास एलम बनाया, फिटकरी जिसे कहते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O। तो यहाँ देखिए ये पोटास एलम जो है ये योगात्मक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आप बताएंगे कि ये योगात्मक यौगिक है। ठीक, इसी को योगात्मक यौगिक कहते हैं, पोटास एलम को। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं आप ये FeSO4, इसके बाद ये अमोनियम सल्फेट, फिर वाटर 6H2O, इनको लेते हैं तो फिर क्या बनता है, मोहर साल्ट बनता है। FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये मोहर साल्ट, ये भी योगात्मक यौगिक है। इसी तरीके से KCl, ये MgCl2
और ये 6H2O को जब इनको जोड़ते हैं तो ये आपको कार्नेलाइट, देखें यहाँ कार्नेलाइट मिलता है। ये भी योगात्मक यौगिक है। तो इसे थोड़ा सा जानते रहिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ देखिए पोटेशियम साइनाइड लेते हैं 4 इसके मॉलिक्यूल और FeCN का होल ट्वाइस, तो ये आपस में कंबाइन करके ये बनाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरो कब कहेंगे ये महत्वपूर्ण है, आप ये जानते रहिए। जो आप ये Fe देख रहे हैं, अगर इस Fe के ऊपर +2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तब +2 में ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं Fe2+ रहेगा, तब आप इसे फेरो कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरो। और अगर Fe3+ हो जाए 3+, तब आप इसे फेरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरी। तो ध्यान देना है, फेरो और फेरी। तो यहाँ हम बोले हैं अभी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरीके से अगर Fe के ऊपर 3+ आ गया तो वहाँ पोटेशियम फेरी आपको बोलना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे CuSO4 को आपने लिया, अमोनिया को लिया, तो यहाँ देखें ये कॉपर के साथ NH3 के 4 अणु जुड़ जाते हैं और ये आपका काउंटर आयन के रूप में SO4 का एक आयन जो है बाहर वो रहता है, जिससे इसके आयन संतुलित हो जाएं। ठीक, ऐसे देखिए KCN की क्रिया AgCN से करवाते हैं, तो यहाँ पोटेशियम और ये सिल्वर साइनाइड बन जाता है, यानी कि AgCN का होल ट्वाइस। तो योगात्मक यौगिक जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ये द्विक लवण, जिसे आप डबल साल्ट कहते हैं, और दूसरा यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखें दूसरा आपका, एक तो द्विक लवण है, अब इसी में कई एग्जाम्पल मिलेंगे द्विक लवण में, जैसे अभी आपने ऊपर देखा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसमें संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, है ना। अभी आपने देखा कि एक एक करके देखिए, समझेंगे तभी आपको सब समझ में आएगा। देखें यहाँ पर, देखिए द्विक लवण क्या है, पहले आप समझिए। द्विक लवण यौगिकों का एक भिन्न वर्ग होता है ना। द्विक लवण जो होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए इसमें द्विक लवण कौन है, तो आप पोटासियम और ये मोहर साल्ट, है ना। द्विक मतलब यहाँ दो या दो से अधिक लवणों के मिश्रण से जो लवण बनाए जाते हैं क्रिस्टलीकरण द्वारा, और इसमें यही योगात्मक यौगिक ही बनेगा, तो इसी को आप द्विक लवण कहते हैं। देखिए और भी पॉइंट ज़रा समझ लें। जब समान ऋणायन युक्त 2 साधारण लवणों को आपस में मिश्रित करके शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं तो द्विक लवण प्राप्त होता है। द्विक लवण कब प्राप्त होगा? द्विक लवण तब जब देखिए, जब समान ऋणायन युक्त 2 साधारण लवण, साधारण लवण क्या है? साधारण लवण मतलब ऐसा लवण तो 6 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। जैसे साधारण लवण हुआ, एक होता है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, है ना, द्विक लवण, जटिल लवण। तो 6 प्रकार के मिलेंगे। जब साधारण लवणों को हम क्या करते हैं, आपस में मिला करके उन्हें शुष्क होने तक, मतलब सूखा होने तक वाष्पित करते हैं, गर्म करते हैं, तो द्विक लवण प्राप्त होता है। ये प्रायः जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, मतलब इनके साथ जल जुड़ा रहता है। जैसे फिटकरी 24H2 आपने देखा, मोहर लवण में अभी आपने 6H2O देखा। तो जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, मतलब जल इनके साथ जुड़ा होता है। इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में ही होता है, सॉलिड स्टेट में है तो इनका अस्तित्व है। ये जलीय विलयनों में अपने आयनों में पृथक हो जाते हैं। जलीय विलयन में अगर इन्हें आप डालेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये आयोनाइज होता है। इन लवणों में धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। धातु आयन जैसे Fe2+ अभी हमने बताया,
है ना। इसी तरीके से Fe3+B। इन लवणों से 3 आयन्स बनते हैं जो सामान्य आयन व एक सामान्य ऋण आयन है। अब देखिए दो सामान्य धनायन बनता है, एक सामान्य ऋणायन बनेगा। अब यहाँ इस बात को जरा समझें क्या है ऐसा। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, ये ले लिया है, देखिए पोटास एलम। पोटास एलम क्या, यहाँ तो एग्जाम्पल में पहले मोहर साल्ट ही दिया है, तो पोटास एलम तो अभी बाद में देखेंगे। यहाँ नीचे आपको मिलेगा, है ना, क्रोम एलम या इसी को पोटास एलम कहते हैं। तो पहले तो मोहर साल्ट दिया है तो इसी को देख लेते हैं। देखिए मोहर साल्ट का फार्मूला याद रखे रहिए, पूछा जाता है। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6S2O। ये देखिए उपर्युक्त लवण जो है FeSO4। अब देखिए सामान्य लवण क्या है, अभी तो बात नहीं हुई उसकी। सामान्य लवण देखिए ऐसा लवण होता है जो हाइड्रोजनों के पूर्ण विस्थापन से बनते हैं। अम्लों और क्षारों क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन से जो बने, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन और OH- आयन न हो, तो वही आपका सामान्य, जैसे NaCl हुआ। NaCl में ना तो H+ है ना तो OH- है। लेकिन अभी अगर कहा जाए NaHCO3, तब तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा H। तो ये भी है साल्ट ही, खाने वाला ये लवण है, यानी बेकिंग खाने वाला लवण। यहाँ न कह के खाने वाला तो NaCl है, यहाँ बेकिंग साल्ट कहें तो ज़्यादा बेटर है ना। बेकिंग ये भी खाने वाला, अगर कहें तो लवण न कह के सोडा कहें, खाने वाला सोडा इसे कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन से बना है तो ये अम्लीय लवण हो जाएगा। ऐसे अगर CaOH और यहाँ लिख दिया जाए Cl, तो ये आपका क्षारीय लवण है। ठीक, ये कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे इसको। तो देखिए मोहर लवण में आपको ये मिल रहा होगा कि यह है FeSO4। देखिए FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 के सममोलर अनुपात में वाष्पीकृत होने से बनते हैं। देखिए वाटर भी यहाँ लिया जाता है, आप देख पा रहे होंगे 6H2O। तो जब इस, अब यहाँ समझें, थोड़ा सा यहाँ समझिए। जब इस द्विक लवण को जल में घोलते हैं तो ये निम्न आयनों में परीक्षण देते हैं। तो क्या मिला, 2 तो धनायन मिला। यहाँ जरा चेक करिए, 2 आपको क्या मिल रहा है, धनायन। यही कहा गया था कि 2 धनायन मिलेगा और 1 क्या मिलेगा, 1 आपको मिल जाएगा ये ऋणायनिक पार्ट। तो ये आयन का परीक्षण देते हैं। अब यहाँ आपको यही बताया गया था, आप चेक कर सकते हैं कि इन लवणों में 3 आयन्स बनते हैं। 2 तो क्या बनते हैं, 2 तो धनायन बने और 1 क्या बनता है, यहाँ चेक करिए, 1 जो है वह ऋणायन बनता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर भी 2 जो है वो धनायन बनेंगे और 1 क्या है वो ऋणायन बनेगा। अब ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, ये क्रोम एलम जिसे आप फिटकरी कहते हैं। तो K2SO4, अच्छा फिटकरी तो आपका ये है फेरिक एलम। क्रोम एलम देखिए अलग है, क्रोम पोटास एलम इसे कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, पोटास एलम कहते हैं। यहाँ देखने को मिलेगा क्रोम एलम में क्रोमियम आ जाएगा, फेरिक एलम में ये देखिए फेरस सल्फेट आ जाएगा, है ना। फेरस सल्फेट वो भी न कह के फेरिक सल्फेट कहें, क्यों, क्योंकि Fe के ऊपर +3 है तभी तो इक लगा, फेरिक। ठीक है, ये भी जानना है। और कार्नेलाइट में देख रहे हैं KCl, MgCl2 और 6H2O। फिटकरी का जान रहे हैं K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। अब फेरिक एलम में फेरिक सल्फेट लिया गया है। देखिए अमोनियम सल्फेट तो लेंगे और फेरिक सल्फेट भी और 24H2O। और यहाँ क्रोम एलम में देखिए क्रोमियम लेंगे, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये आपका क्रोम एलम हुआ।
ये सब द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो आपका क्रोम एलम हो, चाहे आपका ये क्रोम एलम हो, चाहे फेरिक एलम हो, चाहे पोटास एलम हो, या फिर कार्नेलाइट हो, ये सब के सब द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ कुछ एक टेबल के माध्यम से आपको यहाँ बताया गया है कि किसमें कितने आयन बनेंगे। ठीक है, अब आप चेक करिए, जैसे कार्नेलाइट को लीजिए। कार्नेलाइट में यहाँ आप देखिए तो दो आपको तो धनायन वाले मिल जाएंगे, K+Mg2+, और Cl माइनस में एक माइनस वाला मिला केवल। ऐसे ही आप देखिए मोहर लवण में मोहर साल्ट का फार्मूला ये FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। यहाँ भी दो आपके धनायनिक वाले आयन मिलेंगे और एक ऋणायनिक मिलेगा। क्रोम एलम देखिए, क्रोम एलम में क्रोमियम आ जाएगा, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें भी आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा, ज़रा देखें यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, ये प्लस होगा, K पर प्लस होगा, Cr पर 3 प्लस होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ हम लिख देते हैं, ज़रा समझें। यहाँ देखिए जैसे K, यहाँ का K ज़रा चेक करिए, ये K, इसके ऊपर आप जानते रहिए क्या रहेगा, +1, मिसप्रिंट है यहाँ। और यहाँ इसके ऊपर क्या रहेगा, तो इसके ऊपर भी रहेगा +3। ठीक, चाहे आप 3+ लिखें चाहे +3 लिखें, एक ही मतलब है। और यहाँ आपका जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक माइनस वाला, तो 2 प्लस वाला मिला, एक माइनस वाला। ठीक, इसी तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए फेरिक एलम में क्या मिलेगा, फेरिक सल्फेट रहेगा इसके मिडल में देखिए, और अमोनियम सल्फेट तो रहेगा ही, ये याद रखना है। मोहर लवण में और क्रोम एलम में, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ज़रा एक थोड़ा सा ये पॉइंट ज़रा आप समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे आप रिकग्नाइज करेंगे। NH4 होल ट्वाइस SO4 जो देख रहे हैं, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपको मोहर साल्ट में मिलेगा और फेरिक एलम में मिलेगा। ठीक, और जो आपके क्रोम एलम है, तो देखिए उसमें नहीं मिलेगा, क्रोम एलम में नहीं मिलेगा। याद रखना है, मोहर लवण में और फेरिक एलम में ये NH4 होल ट्वाइस SO4 मिलेगा। पोटास एलम यानी फिटकरी में नहीं मिलेगा, ध्यान देना। फिटकरी में तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, तो याद रखे रहिए। और यहाँ देखिए ये भी थोड़ा सा यहाँ भी मिसप्रिंट आ गया है, यहाँ एक प्लस रहेगा। और Fe पर ज़रा यहाँ देखिए, Fe पर आपको देखने को मिलेगा +3 रहेगा। ठीक, और SO4 जो देख रहे हैं, SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो देखिए 2 प्लस हो गए और 1 माइनस। फिटकरी में भी यही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ भी वही मिसप्रिंटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी इस पर देखिए K पर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, +1। ठीक, और इस पे देखिए Al3+ पर आप Al पर 3+ तो लिखा ही है, और यहाँ पर SO4 2 माइनस, तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ, 2 प्लस और 1 माइनस मिला। तो यही पहचान है द्विक लवण की, यही क्या है, पहचान। तो ये जानते रहिए। अब देखिए ये देख लेते हैं हम लोग कि संकुल यौगिक, ध्यान दें, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक जो है वो क्या है, किसे कहते हैं, इसको समझिए। देखिए इनका निर्माण ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से द्विक लवणों को बनाते हैं, इनका भी निर्माण उसी प्रकार से होगा। एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड एवं फेरस साइनाइड के जलीय विलयन को मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करने पर संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक प्राप्त होता है, जिसे पोटेशियम
फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरो कब कहेंगे, अभी बताए थे, जब Fe पर 2+ हो, Fe पर, किस Fe पर, ये जो संकुल में हो। संकुल मतलब थोड़ा सा पॉइंट समझें, जब जो ये ब्रैकेट जो बनाया जाता है ऐसे इस तरीके से, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है ना, ये समन्वय क्षेत्र में है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय क्षेत्र में है, या उप संयोजन क्षेत्र में है, ये भी कह सकते हैं। तो ये याद रखे रहिए। अब यहाँ बात आ रही है कि 4KCN है ये, इसके साथ ये Fe CN का होल ट्वाइस जलीय विलयन इनके लेते हैं और इसका आसवन करते हैं, यानी शुष्क करते हैं इसको। तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा K4FeCN6। पोटेशियम फेरो क्यों कह रहे हैं, तो याद रखे रहिए क्योंकि Fe पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए फेरो। अगर +3 होता तब फेरी कहते, ये भी याद रखना है। जब किसी उपसंयोजन यौगिक को जल में घोला जाता है तो ये सिर्फ 2 आयन देते हैं, इनमें केवल 2 आयन मिलेगा। द्विक वाले में क्या मिल रहा था, 2 धनात्मक और 1 ऋणात्मक। एक धनायन, देखिए एक साधारण धनायन व एक संकुल ऋणायन मिलता है इसमें। जैसे देखें यहाँ जरा देखिए, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक साधारण धनायन और एक संकुल ऋणायन। देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब जल में इसको वियोजित हुआ तो ये क्या किया, एक साधारण धनायन दिया और ये संकुल वाला एक आपको, संकुल मतलब जो इस बड़े ब्रैकेट में जो रहेगा, ध्यान देना, जो बड़े ब्रैकेट में रहेगा, ऐसा जो बड़े ब्रैकेट में रहेगा वही आपका क्या कहा जाएगा, वही कहेंगे कि आप ये जो आयन इस तरीके का मिलेगा वही आपका संकुल कहलाएगा, संकुल आयन। अब संकुल आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। यहाँ तो ऋणायन मिला, हो सकता है कहीं क्या मिल जाए, धनायन मिल जाए। नीचे देखिए मिल ही गया। नीचे जरा नीचे वाला ये दूसरा आप एग्जाम्पल जरा देखिए, ये कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 अणु और ये काउंटर आयन मतलब जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज आया, कोबाल्ट का ही है, NH3 तो न्यूट्रल है, तो +3 जो चार्ज आएगा, यह इसको ये 3 Cl ख़त्म कर रहे हैं, तो ये जो ख़त्म करता है इसे काउंटर आयन कहते हैं। तो ये संकुल धनायन बनाया, ध्यान दीजिए धनायन है तो 3+ होगा, यहाँ माइनस के रूप में लिख दिया गया, काफ़ी मिसप्रिंटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ 3+ है, जानते रहिए 3+ रहेगा, और ये 3Cl- ये साधारण इस बार ऋणायन हो गया। तो ध्यान दें, संकुल ऋणायन भी हो सकता है, संकुल धनायन भी हो सकता है, और यहाँ तक कि दोनों किसी एक ही कंपाउंड में मिल सकते हैं जो धनायन और ऋणायन हो। जैसे आप इसमें इस कंपाउंड में देखें, एक संकुल धनायन व एक संकुल ऋणायन मिल सकता है। जैसे इस कंपाउंड का अगर आप एक्वस मीडियम में इसका वियोजन करवाएंगे तो संकुल धनायन मिला, देखिए CONH3 का होल 6 3+ है, ये प्लस है, ध्यान देना। और ऐसे ही ऋणायन में आपको ये संकुल ऋणायन मिलेगा, क्रोमियम, और इससे CN6, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ऊपर 3- है। देखिए जब 2 अस्थायी आणविक यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप, जब 2 अस्थायी आणविक यौगिकों के संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक जिनमें इनकी पहचान ठोस व विलयन अवस्था में बनी रहती है, तो इसे इसके गुण इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, एकदम अलग होता है, तो इसी को आप उपसंयोजन यौगिक कह देते हैं। इस बात को जरा फिर से समझें आप क्या कहा जा रहा है। जब 2 अस्थायी आणविक यौगिक, ध्यान देना, अस्थायी आणविक यौगिक जैसे जब 2 मिलते हैं, जैसे अभी आपने देखा ही था, पोटेशियम साइनाइड था और एक ये
फेरिक साइनाइड था। तो उसके 4 यहाँ से देखें, ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देखिए, यहाँ ये देखिए, ये ऊपर यहाँ ये वाला देखिए, रिएक्शन समझ आ जाएगा। देखिए 4CN 4K मिला ना, 4K है ये, और Fe का होल ट्वाइस। अब ये देखिए, ये दोनों जब इन्हीं को आप जोड़ते हैं तो ये मिल गया आपका संकुल। क्या मिला? संकुल। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ध्यान दीजिए, ये भी है आपका साधारण, ये भी है साधारण। अब जब इन्हीं को मिला करके शुष्क करते हैं तो ये आपका क्या मिल जाता है? ये मिल जाता है आपका उपसंयोजन यौगिक मिल जाता है, ध्यान देना है। और उपसंयोजन यौगिक आप जानते ही हैं, या तो एक साधारण धनायन दे, एक संकुल आयन यानी संकुल ऋणायन दे, या तो संकुल धनायन साधारण ऋणायन, या दोनों संकुल ही दे दे, संकुल धनायन संकुल ऋणायन। तो देखिए, जब 2 या 2 से, यहाँ से देखें, जब दो अस्थाई आणविक यौगिकों के संयोग, अस्थाई आणविक यौगिक वो था KCN और FeCN का होल ट्वाइस, इनके संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक जिनमें इनकी पहचान ठोस के रूप में व विलयन अवस्था में बनी रहती है। विलयन में रहेंगे तब भी पहचान बनी रहेगी, ठोस में रहेंगे तब भी। तो इनके गुण देखें, इसके गुण इनके अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न हैं, जो अवयवी कण हैं उनसे एकदम डिफरेंट है, तो उसी को आप उपसंयोजन यौगिक कहेंगे। अब जैसे KCN को आप तोड़ेंगे तो K+CN-, लेकिन जब आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप तोड़ते हैं तो वो केवल 2 ही, एक जटिल देगा और एक आपका क्या देगा, जैसा उस पर डिपेंड करता है। अगर वो संकुल ऋणायन है तो एक संकुल ऋणायन देगा, एक साधारण धनायन। तो नोटेड पॉइंट याद रखें ज़रा। देखिए, हमने देखा कि KCN व FeCN का होल ट्वाइस को मिलाने पर K4FeCN6 प्राप्त हुआ। अब संयोग में भाग लेने वाले साधारण लवणों से प्राप्त आयन तो K+ है यहाँ, Fe2+ व CN- है, यहाँ माइनस है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन K4FeCN6, अब यहाँ का जो ब्रैकेट ये बनाया गया है ना, ये गलत बनाया गया है, ध्यान देना। K4 बाहर रहेगा और यहाँ पर ब्रैकेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक। K4 बाहर रहेगा, K4FeCN6 जो CN का होल 6 है, ये रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसे समझे रहिए। अब देखिए, इससे प्राप्त जो आयन होगा वो K+, 4K+ व FeCN6 4- है। अतः पहले से उपस्थित आयन Fe2+, ध्यान दें Fe2+ है यहाँ, Fe2+ व CN-। अब FeCN6 4- है यहाँ, में फेरोसाइनाइड में बदल गए हैं, तो अतः प्राप्त यौगिक K4FeCN6 Fe2+ है। यहाँ क्या होगा? Fe2+ है, वह CN- आयन के परीक्षण नहीं देते। अब इसमें Fe2+ बाहर से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जटिल में टूटता है। देखिए, ऐसे टूटा ना, खुद यहाँ देखकर आप इसे क्लियर करिए। यहाँ देखिए, ये किस में, इसमें आप चेक करिए, इस आयन में टूटा, तो यहाँ Fe2+ थोड़ी बनाया है, यहाँ क्या बनाया है? FeCN होल 6 और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 4-, तो ये इस रूप में टूट रहा है ना। तो देखिए, यही है डिफरेंस, इसमें यही समझना है, ठीक। अब यहाँ ज़रा देखिए, कुछ कंपाउंड आपको मिलेंगे, कुछ कंपाउंड आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, उपसंयोजन यौगिक में धनायन ऋणायन, इसको देखें तो देखिए, इसमें आपको मिलेगा ये उपसंयोजन यौगिक धनायन और ऋणायन।
अब देखिए ये उपसंयोजन यौगिक ये है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बाहर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा ना वो अलग से वही आपका अगर पहले लिखा जाएगा तो वो आपका धनायनिक है, जान लेना। एक Cl अगर बाहर है तो इसका मतलब एक इसके ऊपर माइनस है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक प्लस रहेगा, यहाँ पर एक प्लस है और Cl माइनस है, ठीक। और देखिए इसमें आप चेक करेंगे ये CuH2O का होल 4 SO4 बाहर है, इसका मतलब SO4 के ऊपर 2 माइनस है, तो 2 प्लस इस आयन के ऊपर रहेगा, ठीक। K2PT F6 में इसका मतलब एक के पर एक प्लस तो दो के पर दो प्लस रहेगा, मतलब दो के पर दो प्लस कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 के आप ऐसे लिखेंगे, 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 ये यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, 2 के प्लस और प्लस है। उसके बाद वही PT यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, देखिए PT F6 के ऊपर 2 माइनस रहेगा। काफ़ी इसमें मिसप्रिंट है, अगली बार इस PDF चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें तो अब इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा K3Al C2O4 का होल थ्राइस। तो K देखिए यहाँ 3K, वास्तव में यहाँ क्या है 3K प्लस, और फिर ये पूरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में AlC2O4 का होल थ्राइस और यहाँ 3 माइनस है, ध्यान देना 3 माइनस। अब ऐसे ही आप समझें CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6 है, ये है। अब यहाँ पर ऐसे धनायनिक पार्ट ये पूरा अलग हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस, पहले 3 प्लस होना चाहिए, काफ़ी मिसप्रिंट है, 3 प्लस है शुरू में, ध्यान देना। ये इसका 3 प्लस है, इसका 3 प्लस इसके ऊपर, और इसके ऊपर 3 माइनस है, ठीक, वही अलग हो गया। और आप इसमें चेक करिए, इसमें देखिए तो PTNH3 का होल 4 और PTCl4। अब सिंपल आपको समझ आ गया होगा, ऐसे देखने से भी आपको लग रहा होगा, जैसे देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ ये ऐसे आप ज़रा समझें, PT पर 4 प्लस होता है ना, प्लेटिनम पर एक Cl के ऊपर PT पर 4 प्लस होता है, हर कंडीशन में नहीं होता, तो PT पर 2 प्लस भी होगा, और अक्सर तो 2 प्लस ही विशेष रूप से देखने को मिलता है, 4 प्लस बहुत रेयरली, और वह अनस्टेबल है तो 2 प्लस ही मान के चलो कि हर जगह प्लेटिनम आएगा 2 प्लस रहेगा। तो 2 प्लस अगर है, अगर इस प्लेटिनम पर यहाँ देखें, यहाँ इसको ज़रा समझें तो देखिए, अगर इस प्लेटिनम पर क्या है +2 है, ठीक। एक Cl पर एक माइनस अगर होगा, एक Cl पे एक माइनस, तो कितने Cl हैं यहाँ 4, तो 4 माइनस। अब ये 2 प्लस और यहाँ ये देखिए 4 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस को तो न्यूट्रल करेगा, लेकिन 2 माइनस बच गया। ऐसे ही आप निकालेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए 2 माइनस इसका हो गया, ऐसे ही ज़रा इसमें भी आप निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल, प्लेटिनम अक्सर 2 प्लस बनाता है, ठीक, 2 प्लस है। NH3 ये जो देख रहे हैं NH3 ये न्यूट्रल होता है, एक NH3 के ऊपर 0 चार्ज होगा, 4 है तो 4 गुणा भी करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 गुणा 0 होगा तब भी 0 ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 प्लस देख रहे हैं ये 2 प्लस यही है, ठीक। तो सिंपल आप समझ गए होंगे अब कि ये, अब देखिए इसमें मिसप्रिंट है काफ़ी PDF में, अगली बार चेंज करेंगे। तो ये जानते रहिए, इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे देखें तो उपसंयोजन यौगिकों में कम से कम एक संकुल आयन अवश्य उपस्थित होता है, कम से कम निश्चित रूप से एक तो रहना ही है, अगर एक नहीं रहेगा तब तो द्विक होने लगेगा। संकुल आयन या अणु में एक धातु आयन उपस्थित होता है जो एक या दो, अब जो इसके बाद यहाँ आगे क्या लिखा है, यहाँ देखें दो यहाँ हो सकता है, दो लिखा हो, दो या दो से अधिक है, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक, दो ही लिखा होगा। दो या दो से अधिक उदासीन अणुओं
या आयनों से जुड़ा होता है। और धातु जरा देखें, धातु धनायन से जुड़े ये उदासीन अणु या आयन ही लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड किसे कहते हैं, जस्ट अभी बता रहे हैं, एक पॉइंट और है, खत्म हो जाए। देखिए, लिगैंड व धातु धनायन के मध्य उपसंयोजन बंध बनता है। किसके मध्य, लिगैंड व धातु धनायन के मध्य। इसीलिए इन यौगिकों को उपसंयोजक या उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब इस पॉइंट को आप ऐसा करिए, यहाँ समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे आपने देखा K4FeCN6 होल 6 जिसे आप बोलते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है ना, ये पूछ ले कि ये क्या है बताइए, इसके बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये अगर आयोनाइज होगा तो 4K+ बनाएगा। अगर ये आयोनाइज होता है तो क्या बनाएगा, आप खुद सोचिए क्या बनाएगा। ये अगर आयोनाइज होगा तो ये 4K+ बनाएगा, ठीक। और ये इतना जो आप देख रहे हैं, इतने को जरा देखें, ये इसको, इतने को, ये आपका क्या बनाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 4-। अब इसी में पूछ लिया जाता है कि आपका इसमें केंद्रीय धातु क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको देखिए, ये यफी को देखिए, यही जो है, यही क्या है, तो आप बताएंगे कि यफी जो है यह आपका केंद्रीय यानी सेंट्रल मेटल है। क्या है, सेंट्रल मेटल ये हो गया। और ये यहाँ आपसे पूछा जाए कि Cn क्या है, तो Cn को बताएंगे आप कि यही लिगैंड है। क्या है, यही लिगैंड है। अब लिगैंड किसे कहते हैं, तो परिभाषा यही बन गई कि परमाणुओं अथवा परमाणुओं का समूह। अब एक Cl- भी दे सकता है। अब यहाँ एक Cn है, 2 परमाणु आ गए तो परमाणुओं का समूह। परमाणुओं अथवा परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु, ये केंद्रीय धातु आपका क्या है, Fe, केंद्रीय धातु को युग्मित इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसी को हम लिगैंड कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लिगैंड क्या है और केंद्रीय धातु क्या है, और साथ में इसे काउंटर आयन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ज़रा समझें। जो ऐसा आयन जो ये जटिल, देखिए ये जटिल आयन के ऊपर ये जितना यहाँ चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला यहाँ इसको न्यूट्रल कर रहा है, तो ये काउंटर आयन कहा जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि यहाँ ये भी संकुल नहीं होना चाहिए, तभी काउंटर आयन होगा। और अगर धनायनिक है और ऋणायनिक वाला कोई आ गया काउंटर आयन के रूप में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको। जैसे अभी हम ले लेते हैं, मान लीजिए AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक, और बाहर की तरफ Cl माइनस और यहाँ प्लस है। अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो ऐसे ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ अब इस समय देखिए, अभी इसके पहले K+ हो रहा था काउंटर आयन, लेकिन अब यहाँ ये काउंटर आयन हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या कहा जाएगा, काउंटर आयन कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, तो आप इसे बताएंगे कि यही आपका काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन, ठीक, ये काउंटर आयन। और ये Ag क्या है यहाँ पूछा जाए, तो ये आपका सेंट्रल मेटल है। और ये NH3 पूछा जाए, यही सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देता है, तो यही आपका लिगैंड है। क्या है, लिगैंड।
लिगैंड ये हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना, ये सब समझे रहेंगे तभी आप IUPAC नेम भी अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बताया जाएगा। तो अब हम लोग ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये द्विक्लवण एवं उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।